अगस्त 2023 की मंथली मैगजीन के साथ एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इसका थर्ड पिलर है। थर्ड पिलर पे एक वीडियो जैसे बना चुके हैं हम और उसमें सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए, इसलिए अर्थव्यवस्था का दूसरा वीडियो ये आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ समझी, CRA जो भी हैं, फिर हमने वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात यानी कि ICRR समझा, फिर भारत में स्टार्टअप्स, फिर CSR यानी कि भारत में CSR भी समझा हमने, फिर स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स SHG समझे हमने, फिर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT समझा, और फिर जो है नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिक्स उसका ड्राफ्ट, फिर भारत में न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, फिर हमने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, फिर हमने शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF, फिर भारत नेट ये समझे, फिर भारत में महापत्तन की कार्यप्रणाली फंक्शन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, फिर हम अब समझेंगे लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना। तो हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और सीधे वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने पढ़ना शुरू करना है। तो बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं और हमें यही पढ़ना शुरू करना है। टॉपिक का नाम है लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट, सिक्स्थ सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। माइनर इरिगेशन स्कीम्स लघु सिंचाई योजनाएं हैं और छठी गणना रिपोर्ट है ये, तो सिक्स्थ सेंसस रिपोर्ट इसकी बात की जा रही है। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक हुआ सिक्स्थ सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 श्रेणियों अर्थात प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई में वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख सिंचाई योजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि का योग्य कमान क्षेत्र, इसके अलावा मध्यम सिंचाई क्षेत्र में 2,000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम का कृषि योग्य कमान क्षेत्र, और इसके अलावा लघु सिंचाई योजनाओं में 2,000 हेक्टेयर या उससे कम का कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है। फिर समझ लीजिएगा 10,000 हेक्टेयर से अधिक का कृषि योग्य क्षेत्र हैं, मान लो कमान क्षेत्र हैं, तो उसको 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले को प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में रखा जाता है। 2,000 से 10,000 के बीच वाले हेक्टेयर की भूमि वालों जो कृषि कमान योग्य क्षेत्र हैं, कृषि योग्य कमान क्षेत्र जो हैं जिनको हम CCA कहते हैं, उनको मध्यम में, और 2,000 से कम वालों को जो है लघु के अंतर्गत रखा जाता है। कृषि योग्य कमान क्षेत्र किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं कल्टीवेबल कमांड एरिया। तो कल्टीवेबल कमांड एरिया जो होता है जिसको CCA कहते हैं, ये किसी सिंचाई योजना के तहत भौतिक रूप से सिंचित या खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है। CCA यानी कल्टीवेटेड कमांड एरिया। लघु सिंचाई परियोजना में सतही और भूजल दोनों तरह के जल स्रोतों को शामिल किया जाता है। वहीं प्रमुख तथा मध्यम परियोजनाओं में अधिकतर सतही जल संसाधनों का दोहन किया जाता है। लघु सिंचाई यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, माइक्रो इरिगेशन, बिल्कुल माइनर इरिगेशन क्षेत्र संबंधी योजनाएं समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जिसके अतिरिक्त राज्यों की स्वयं की राज्य विशिष्ट लघु सिंचाई योजनाएं होती हैं। केंद्र प्रायोजित योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण RMIS की शुरुआत 1987 से 1988 में की थी। तो केंद्र प्रायोजित योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण, तो ये हो जाएगा रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिक्स, रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिक्स। तो रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन सिस्टम, रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिक्स, इसको हम क्या कह रहे हैं, लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण। तो युक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिक्स की शुरुआत 1987-1988 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। हालांकि यह योजना बाद में केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम
डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वाटर रिसोर्सेज जो हैं उसके डेवलपमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हैं, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके इसको साथ मिला दी थी। किसको ये बात कर रहे हैं हम? जल सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिक्स। इसकी शुरुआत 1987-88 में की। बाद में इसको जो है केंद्र की एक योजना, केंद्र क्षेत्र की एक योजना जिसको हम कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा बना दिया था इसको, RIMS, जिसको हम कह रहे हैं लघु सिंचाई का लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिक्स। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई यानी कि माइनर इरिगेशन क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस को निर्माण करना है। छठी गणना सेंसस जल शक्ति मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना इरिगेशन सेंसस के तहत की गई थी। लघु सिंचाई योजनाओं की पहली गणना संदर्भ वर्ष 1986-87 के साथ की गई थी। पहली गणना, ठीक है। इस गणना की रिपोर्ट नवंबर 1993 में प्रकाशित की गई थी। सिंचाई और कृषि क्षेत्र में प्रभावी नियोजन और नीति निर्माण के लिए गणना करना जरूरी है। लघु सिंचाई योजनाओं की श्रेणियां उनमें हैं, एक तो भूजल योजना, एक है सतही प्रवाह योजनाएं। भूजल योजनाओं में कुएं, बोरवेल, कम गहराई वाले ट्यूबवेल, मध्यम गहराई वाले ट्यूबवेल, अत्यधिक गहराई वाले ट्यूबवेल शामिल हैं। सतही प्रवाही योजनाओं में एक क्या क्या आते हैं? संरक्षण सह भूजल पुनर्भरण के लिए टैंक, चेक डैम और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। बात करते हैं लघु सिंचाई योजनाओं का महत्व। तो एक तो सतही लघु सिंचाई परियोजनाएं तैयार कर भूजल का पुनर्भरण यानी वाटर ग्राउंड रिसोर्स रिचार्ज किया जाता है। ये लागत प्रभावी होती हैं और इसलिए लघु और सीमांत किसान अपने खेतों में इसका उपयोग कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विद्युत, मशीनरी आदि पर सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में उन्नत जल वितरण उपकरणों के माध्यम से उपकरणों के प्रयोग से लघु सिंचाई में जल उपयोग दक्षता में सुधार आया है। इससे जल की बर्बादी में भी कमी आई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। जल निकायों की पहली गणना। इसे जल निकायों की एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने के उद्देश्य से छठे लघु सिंचाई योजना के सहयोग से किया गया था। गणना के लिए संदर्भ वर्ष 2017-18 का इस्तेमाल किया गया। भारत में लघु सिंचाई योजनाएं देखें तो देश के 695 जिलों में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं विद्यमान हैं। 94.8 लघु सिंचाई योजनाएं भूजल आधारित हैं, जबकि शेष 5.2% सतही जल आधारित योजनाएं है। उत्तर प्रदेश 17.2% में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 15.4%, मध्य प्रदेश 9.9% और तमिलनाडु 9.1% का स्थान है। माइनर इरिगेशन यानी कि लघु सिंचाई योजनाओं में कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम गहरे ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल का स्थान है। पांचवी गणना की तुलना में छठी गणना में लघु सिंचाई योजनाओं में 1.42 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। लघु सिंचाई योजनाओं का स्वामित्व 96.6 निजी स्वामित्व के अधीन है, जबकि 3.4% सार्वजनिक स्वामित्व के अधीन है। व्यक्तिगत स्वामित्व वाली सभी योजनाओं में से 18.1% का स्वामित्व महिलाओं के पास है। योजनाओं का उपयोग देखें तो 97% सिंचाई योजनाएं जो है उपयोग में है, जबकि 2.1% और 0.9% जो है अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं और या अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है। लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित मुद्दे देखें, जैसे मैंने बताया 97% लघु सिंचाई योजनाएं जो है सिंचाई योजनाएं वो उपयोग में है, 2.1% अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है और 0.9% जो है स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है। तो लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित मुद्दे देखें तो लघु सिंचाई योजनाओं से भूजल का बड़े पैमाने पर दोहन होता है। इसके चलते कई पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। गैर जलोढ़ मृदा क्षेत्रों में ट्यूबवेल प्रौद्योगिकी का उपयोग तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। भारतीय भूमि का लगभग 70% हिस्सा गैर जलोढ़ क्षेत्र में है। लघु सिंचाई
योजनाओं का निजी स्वामित्व के अधीन होना एक प्रकार से जल जैसे संसाधन के वितरण को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण सूखे जैसी अनिश्चितताओं का खतरा अधिक होता है, क्योंकि लघु सिंचाई योजनाओं की जलाशय क्षमता कम होती हैं। ऐसे में निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि राज्य और जिला स्तरीय नीतियों के कार्यान्वयन के जरिए भूजल के दोहन को रोकने की आवश्यकता है। इसके अलावा लघु सिंचाई परियोजनाओं को पंचायतों और मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत लागू करके सामुदायिक स्वामित्व में बढ़ोतरी करना भी आवश्यक लाभदायक होगा। अगली खबर की ओर बढ़ें तो वह अपतटीय क्षेत्र विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023। यह है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये अपतटीय क्षेत्र का खनिज संशोधन अधिनियम जो आया है अभी विकास और उसके विनियमन के लिए, तो खनिज से जुड़ा है और अपतटीय क्षेत्रों के लिए है। 2023 में इसका ये आया है अधिनियम एक्ट। हाल ही में राष्ट्रपति ने अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। इसके जरिए अपतटीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम 2022 में संशोधन किया जाएगा। ये भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास तथा विनियमन का प्रावधान करता है। अपतटीय खनिज संसाधनों को संघ द्वारा नियंत्रित व विनियमित किया जाता है। 200 मीटर से अधिक की गहराई होने पर समुद्र तल से खनिज भंडार को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपतटीय खनिज कहलाती है। 200 मीटर से अधिक गहराई पर होने पर समुद्र तल से खनिज भंडार को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपतटीय खनन कहते हैं। मुख्य भूमि से समुद्र मतलब 200 मीटर से अधिक गहराई में जाने पर जो समुद्र तल से खनिज भंडार को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है अपतटीय खनन कहलाती है। अपतटीय खनन क्या है? 200 मीटर से अधिक गहराई में, लेकिन है कहाँ? समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र तल से 200 मीटर अधिक गहराई पर जाकर के खनिज प्राप्त करने को क्या कहते हैं? अपतटीय खनन कहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। मुख्य भूमि से समुद्र की ओर समुद्र में बहुत दूर नहीं स्थित समुद्री क्षेत्र को अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, ऑफशोर एरिया कहते हैं। मुख्य भूमि से समुद्र की ओर जाना है, ठीक है, समुद्र की ओर जाना है, समुद्र में बहुत दूर नहीं जाना है, ठीक है। मुख्य भूमि से समुद्र की ओर स्थित समुद्री क्षेत्र को जो है अपतटीय क्षेत्र ऑफशोर एरिया कहते हैं और वहाँ से खनिज प्राप्त करने को अपतटीय खनन कहते हैं। इस अधिनियम में क्या बदलाव किए गए? इस अधिनियम में एक तो लाइसेंस के लेकर के बदलाव किया गया है। पुराने वाले में क्या था, इस वाले में क्या था, मैं आपको सारे बताता हूँ। लाइसेंस को लेकर के, वैधता को लेकर के, नीलामी की प्रक्रिया को लेकर के। तो लाइसेंस को लेकर के अपतटीय खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 में, और इसमें क्या था, देखिए मैं पहले बता चुका था, मैं गलती से 2020 बोल दिया था कि 2020 वाले में संशोधन किया। एक्चुअली ये जो नियम है 2002 का है, तो 2002 के इस नियम में संशोधन किया गया, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 2002 का ये नियम था, उसमें संशोधन करके 2023 का नया नियम अपतटीय अधिनियम जो लाया गया है उस पर ध्यान दें। पहला है अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 और एक तरफ है 2023। पहले मैं 2002 में क्या था और 2023 में क्या होगा बताऊंगा, ठीक है। पहले लाइसेंस को लेकर के देखें तो पूर्व परीक्षण, अन्वेषण, उत्पादन के अलग अलग लाइसेंस, ठीक है, यानी कि इसको लेकर के अगर बताऊं मैं तो ये पूर्व परीक्षण को हम क्या कह सकते हैं? रिकॉन्नाइसेंस, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। इसके लिए अलग अलग लाइसेंस थी, तीनों के लिए अलग अलग थे 2002 वाले में। यहाँ उत्पादन अन्वेषण के साथ साथ उत्पादन का अधिकार देने के लिए समग्र लाइसेंस यानी कि कंपोजिट लाइसेंस दे दिया है। दूसरा है वैधता को लेकर के, तो वैधता उत्पादन पट्टा प्रोडक्शन लीज 30 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता था, जिसे आगे 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता था, ठीक है। यहाँ पर समग्र लाइसेंस के तहत उत्पादन पट्टा 50 वर्ष के लिए वैध होगा। इसके अलावा देखें तो नीलामी की प्रक्रिया प्रशासनिक आवंटन के तहत रियायतें प्रदान करने का प्रावधान यहाँ पर 2002 वाले में था, लेकिन नए वाले में प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा निजी क्षेत्र को 2 प्रकार से परिचालन अधिकार यानी ऑपरेटिंग राइट्स प्रदान करता है, जैसे उत्पादन पट्टा और समग्र लाइसेंस, ठीक।
इसके अलावा देखें तो आरक्षित क्षेत्रों में खनन, ये विधेयक सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो किसी परिचालन अधिकार के तहत नहीं आते। यह प्रशासनिक प्राधिकारी को अनुमति देता है कि वह सरकार या सरकारी कंपनी को एक समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा दे सकता है। लेकिन 2002 वाले में ये प्रावधान था कि विधेयक सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो किसी परिचालन अधिकार के क्षेत्र के मतलब परिचालन अधिकार के तहत नहीं आते हैं। ऐसे अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति देता है आरक्षित खनन क्षेत्रों के रूप में, ठीक है। लेकिन अब नए वाला जो है प्रशासनिक प्राधिकारी को अनुमति देता है कि वह सरकार या सरकारी कंपनी को एक समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा दे सकता है, वो कहीं भी हो जाए। 2023 के अधिनियम में बदलाव किया गया, नए प्रावधान क्या है। एक तो परमाणु खनिजों का खनन लेकर के, ठीक है, केवल सरकार या सरकारी कंपनियों को ही अन्वेषण, उत्पादन और समग्र लाइसेंस दिए जाएंगे, सरकारी कंपनियों को ही, ठीक है। अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट, ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, ये भारत के लोक लेखा के तहत फंड्स का प्रबंधन करेगा। ये फंड गैर व्यापक यानी कि नॉन लेब्जेबल प्रकृति का होगा। इस फंड का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण आदि के साथ साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाएगा। अब हम समझते हैं संशोधन की आवश्यकता क्यों संशोधन किया गया है। तो संशोधन के लिए मैं ऐसे बता सकता हूँ, एक तो अपतटीय खनिज संपदा का उपयोग करने के लिए। अब तक अपतटीय क्षेत्रों में किसी प्रकार के खनन की गतिविधि नहीं की गई है। ऐसा मुख्य रूप से पिछले अधिनियम में परिचालन अधिकारों को आवंटित करने में पारदर्शी कानून ढांचे के अभाव के कारण हुआ है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देखें तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पहले के अधिनियम में वे नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी बोली का प्रावधान नहीं था। ये नए अधिनियम के चलते निजी क्षेत्र का अन्वेषण और खनन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगा। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के अनुरूप खान और खनिज अधिनियम में खनिज बेल्ट आदि की नीलामी सुनिश्चित करके तटवर्ती खनिज संपदा के प्रभावी उपयोग में मदद की है। इस अधिनियम से संबंधित अन्य तथ्य देखें तो अधिनियम से संबंधित चिंताएं देखें तो चिंताओं में एक तो पर्यावरणीय प्रभाव है। इससे तट के किनारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र कोरल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संकट बढ़ेगा। खनन नोड्यूल से समुद्री तल को भारी नुकसान होगा जिससे प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। साथ ही निष्कर्षण गतिविधियों के कारण ध्वनि और समुद्री प्रदूषण भी बढ़ सकता है। तो ये चिंताएं इससे जुड़ी हुई कुछ हैं। अब हमें समझना चाहिए भारत की अपतटीय खनिज संपदा की भौगोलिक स्थिति और खनिज संसाधन के बारे में। भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा 9 तटीय राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 1382 द्वीपों की सीमा को शामिल करती हैं, ठीक है। 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, 9 राज्यों से 4 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती हैं। तो एक तो गुजरात से शुरू होती है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर केरला के कर्नाटक भी शायद होना चाहिए, कर्नाटक तो नहीं है, हाँ। तो गुजरात के बाद यहाँ पर तटीय सीमा जो है वो आ जाती हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और स्टेट्स की बात करें तो देखिए 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 केरला, 5 तमिलनाडु, 6 आंध्र प्रदेश, 7 उड़ीसा और उधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा छूट रहा है? एक कोई न कोई तो छूट रहा है। खैर ये इधर जो है कर्नाटक भी होना चाहिए मेरे को लगता है तटीय समुद्र सीमा में। भारत की लगभग जो ये तटीय रेखा जो है तट रेखा लंबी है वो 7,517 किलोमीटर, 9 राज्यों से गुजरती हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। 1382 द्वीपों की सीमा को शामिल करती हैं, 1382 आइसलैंड्स हैं इसमें, ठीक है। भारत का EEZ जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से अधिक में फैला हुआ है। खनिज संसाधनों की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर EEZ के भीतर चूना मिट्टी, लाइम मड
इसके अलावा केरल तट पर निर्माण में प्रयोग की जाने वाली रेत, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के आंतरिक शेल्फ और मध्य शेल्फ में भारी खनिज प्लेसर भंडार, हैवी मिनरल प्लेस डिपॉजिट्स, ठीक। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपीय मार्जिन में फॉस्फाइड। इसके अलावा अंडमान सागर और लक्षद्वीप में क्या है, वहाँ पर पॉलीमेटेलिक फेरोमैग्नीज यानी कि आयरन और लोहा नोड्यूल और क्रस्ट शामिल हैं। अब देखिए हम सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखें। अगर हम अधिनियम से जुड़े चिंताओं के प्रभाव में पर्यावरणीय प्रभाव हमने देखे तो इससे तट के किनारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है कोरल पारिस्थितिकी तंत्र संकट में होगा। और सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखें तो बड़ी निजी इकाइयों की भागीदारी के कारण समुद्र पर निर्भर लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। ये विशेषकर मछुआरों को प्रभावित करेगा। अगर आर्थिक व्यवहार्यता देखें तो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर निर्भरता के कारण तटवर्ती खनिजों की तुलना में अपतटीय खनिजों को निकालना महंगा होगा, ठीक है। देखें सरकारी इकाइयों को विशेष अधिकार। यह अधिनियम केंद्र द्वारा आरक्षित खनिज वाले क्षेत्रों में सरकार या सरकारी कंपनी या निगम को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना परिचालन अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में निष्कर्ष निकालें तो अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 के देश के विशाल और खनिज समृद्ध अपतटीय क्षेत्रों के खनन के लिए उपलब्ध कराएगा। इन क्षेत्रों से खनिजों के निष्कर्षण के परिणाम स्वरूप भारत के रणनीतिक हितों की भी पूर्ति होगी। इसके अलावा ये देश को अपने प्रादेशिक जल में एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, वो है चिकित्सा और आरोग्य कल्याण पर्यटन, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। हाल ही में गृह मंत्रालय ने वीज़ा की एक नई श्रेणी आयुष वीज़ा बनाने की घोषणा की है। यह आयुष चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही ये भारत में चिकित्सा और आरोग्य या कल्याण पर्यटन का आसान बनाएगा। अन्य संबंधित तथ्य देखें उससे पहले हमने ग्लोबल वेलनेस इकॉनमी देखनी है। ग्लोबल वेलनेस इकॉनमी का आकार देखें तो हमारा 2020 में ग्लोबल वेलनेस इकॉनमी का आकार $4.4 ट्रिलियन था। $4.4 ट्रिलियन ये ग्लोबल वेलनेस इकॉनमी का आकार है। पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा, इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोकथाम और व्यक्तिगत चिकित्सा, स्वस्थ भोजन, पोषण और वजन घटाना, इसके अलावा शारीरिक गतिविधि, कार्यस्थल संबंधी कल्याण, वेलनेस, रियल एस्टेट, मानसिक कल्याण, कल्याण पर्यटन, स्प्रिंग स्पा, इसके अलावा व्यक्तिगत देखभाल एवं सौंदर्य, ये सब जो हैं ग्लोबल वेलनेस इकॉनमी के अंतर्गत आते हैं। और ये $4.4 ट्रिलियन का है 2020 के आंकड़ों के अनुसार। वीज़ा मैनुअल के मेडिकल वीज़ा के तहत एक नया अध्याय आयुष वीज़ा शामिल किया गया है वीज़ा मैनुअल के, ठीक है। यह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार से संबंधित हैं। इसी प्रकार वीज़ा मैनुअल 2019 के विभिन्न अध्यायों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इससे भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को वैश्विक बनाने के हमारे प्रयास को मजबूत करेगा। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष के लिए एक संक्षिप्त शब्द हैं। आयुर्वेद, योग, वेदा, योगा, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो है नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये इसका जो है आयुष के लिए फॉर्म है। एक हो जाएगा आयुर्वेदा, यू का मतलब योगा, क्षमा कीजिएगा, आयुष है तो AYUSH, तो ए का आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा, ठीक है। योगा एंड नेचुरोपैथी हो जाएगा वाई के लिए, और यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब होम्योपैथी। तो ये आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी आयुष के लिए एक संक्षिप्त शब्द हैं। हालांकि इसमें अन्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे सोवा, रिगपा आदि भी शामिल है, ठीक है। अगर डेटा बैंक की बात करें तो ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अनुसार भारत वेलनेस टूरिज्म में
56 मिलियन यात्राओं के साथ 7वें स्थान पर हैं। आयुष आधारित हेल्थ केयर और वेलनेस अर्थव्यवस्था के 2025 तक के $70 बिलियन तक का भुगतान अनुमान है। ठीक है। चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के बारे में देखें तो चिकित्सा पर्यटन एक ऐसा पद है जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की आवाजाही का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ऐसे यात्रियों द्वारा मांगी जाने वाली सेवाओं में ऐच्छिक सर्जरी, जटिल सर्जरी आदि शामिल होती हैं। आरोग्य पर्यटन वेलनेस टूरिज्म वस्तुतः किसी व्यक्ति के कल्याण को बनाए रखने या उसे बढ़ाने से जुड़ी यात्राएं। इसमें अवकाश या व्यवसाय के लिए यात्रा करते समय शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या पर्यावरणीय आरोग्यता को ध्यान में रखा जाता है। चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन वेलनेस इकोनॉमी का हिस्सा है। पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तथा रोड मैप तैयार किया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे संस्थागत ढांचा प्रदान करना, चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए परिवेश में मजबूत करना, इसके अलावा एक ब्रांड विकसित करना और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना। इस रणनीति के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित शामिल हैं। एक ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MVT पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण को सक्षम बनाना। ठीक। इसके अलावा MVT के लिए पहुंच में यानी कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के पहुंच में एक वृद्धि करना। संस्थागत ढांचे के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड का गठन करना। भारत के लिए चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन का महत्व देखें तो आरोग्यता और वैकल्पिक इलाज की मांग। भारत आयुष के तहत उपचार हेतु मेडिकल वैल्यू ट्रैवल से MVT को आकर्षित करने के लिए मजबूत स्थिति में है। विकसित देशों में लंबी प्रतीक्षा अवधि को देखने को मिलती है, जबकि अविकसित देशों चिकित्सा सुविधाओं वाले देशों की इसमें मांग है। बेहतर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। धर्मशाला जैसे छोटे शहरों को जोड़ने वाली क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान और वृद्ध आबादी वाले देशों से मांग। भारत ऐसी आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। कई अन्य कारक भी भारत को एक चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देते हैं। उपचार की कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा की देखभाल, संचार में आसानी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन भारत में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन से समक्ष चुनौतियां भी हैं कुछ जुड़ी हुई। तो जैसे देखें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों से क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं देखने को मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी देखें तो भारत में अभी भी JCI यानी कि जॉइंट कमीशन इंटीग्रेशन संयुक्त आयोग अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल द्वारा JCI द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। JCI यानी कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल JCI संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन संगठन है यानी कि एक्रीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों, सेवाओं और कार्यक्रमों को प्रमाणित करता है। JCI यानी कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोगी सुरक्षा और देखभाल की गुणवत्ता के लिए एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रत्यायन कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। बीमाकर्ता द्वारा विदेशी चिकित्सा देखभाल कवर नहीं किया जाना। ऐसे अधिकांश चिकित्सा देखभाल बीमा कवर में नहीं की जाती, जिससे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कम आकर्षक हो जाता है। कुशल जनशक्ति की कमी भी है। यहाँ पर कुशल जनशक्ति की नियुक्त करना और उन्हें बनाए रखना वेलनेस इंडस्ट्री के लिए समक्ष एक बड़ी चुनौती है। बिचौलियों द्वारा शोषण भी होता है। तो एक चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाता संगठित और मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए ऐसा शोषण देखने को मिलता है। इसके अलावा समान शुल्क संरचना का अभाव देखें तो विदेशी रोगियों को बिलिंग में पारदर्शिता की कमी, रोगियों को रेफर करने वाले हॉस्पिटल में अधिक पैसे की मांग करते हैं, ये सब शामिल हैं। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो चिकित्सा उपकरणों के आयात में छूट और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही प्रवासी भारतीयों को आकर्षित किया जाना चाहिए। सहायक बुनियादी ढांचे का विकास, बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु लास्ट माइल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए ऐसे क्षेत्रों में उड़े देश का आम नागरिक स्कीम का विस्तार, जहां प्रमुख आयुष केंद्र स्थित हैं। अस्पतालों और आरोग्य केंद्रों का मजबूत विनियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि शोषण, अधिक शुल्क की वसूली आदि से बचा जा सके। हितधारकों के बीच में लिंकेज और समझ स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझा जा सके। साथ ही इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी बनाने की भी आवश्यकता है।
ऐसे में हमें समझना चाहिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें कौन कौन सी हैं। तो सरकार ने बाजार विकास सहायता, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि एमडीए योजना, एमडीए योजना के तहत चिकित्सा, आरोग्य, पर्यटन सेवा प्रदाताओं और केंद्रों को सहायता प्रदान की जाती हैं। बाजार विकास सहायता, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, इसके अलावा देखिए तो राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014 में आरंभ किया गया। इससे भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही इस मिशन ने मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार IEC को बढ़ावा देना, यह आरोग्य मेलों और आयुर्वेद पर्व और योग फस्ट उत्सव आदि के आयोजन को सहायता से किया जा सकता है। अस्पतालों और सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि NABH, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये भारतीय गुणवत्ता परिषद की घटक बोर्ड हैं। इससे स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के प्रत्यायन कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। संक्षिप्त सुर्खियाँ देखें तो प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर, यानी कि टुवार्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साक्ष्य आधारित पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की क्षमता का दोहन करना। इसके अलावा WHO ने गुजरात घोषणा पत्र के रूप में निम्नलिखित तथ्यों को इस सम्मेलन में आउटकम दस्तावेज जारी किया है। एक तो स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता, TCM यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, टुवार्ड हेल्थ मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पर TCIM हेतु वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि UHC, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और स्वास्थ्य से संबंधित सभी सतत विकास लक्ष्यों के समर्थन से साक्ष्य आधारित TCIM हस्तक्षेप तथा दृष्टिकोण को आगे लागू करने का प्रयासों को बढ़ावा देना। वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और सामाजिक स्तरों पर अधिक राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की वकालत करना। बहुक्षेत्रीय, बहुविषयक और बहुहितधारक सहयोग को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध TCIM प्रथाओं और उत्पादों के उत्पादन, विनियमन और औपचारिक उपयोग में तेजी लाना। स्वदेशी लोगों के साथ पूर्ण भागीदारी और परामर्श सुनिश्चित करना। अगली खबर की बात करें तो फार्मेसी संशोधन अधिनियम 2023 जो है वो है सुर्खियों में। क्यों है आप समझेंगे इसको। फार्मेसी संशोधन अधिनियम 2023, फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023। हाल ही में फार्मेसी संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया। इसका उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम 1948 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लागू करना है। तो फार्मेसी संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी लागू करना है किसको, फार्मेसी अधिनियम 1948 को। तो इसलिए संशोधन किया गया है क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है धारा 317T और इस वजह से जो उनका अलग से संविधान लागू था वो हटा दिया, भारत का संविधान उन पर लागू है, ठीक है। फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 के बारे में जाने तो इससे अब जम्मू कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2011 के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट को फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत माना जाएगा। फार्मेसी अधिनियम 1948 के बारे में जाने तो ये फार्मेसी के पेशे और फार्मा प्रैक्टिस को विनियमित करने के प्रावधान करता है। भारत में फार्मा प्रैक्टिस करने के लिए अधिनियम के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की स्थापना की गई। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देश के फार्मेसी शिक्षा के विनियमन को काम देखती हैं। इससे नामांकित फार्मासिस्ट के नाम को रजिस्टर से हटाने का भी प्रावधान है। हालांकि फार्मासिस्ट 30 दिनों के भीतर इसके खिलाफ अपील कर सकता है। पंजीकृत फार्मासिस्ट होने का झूठा दावा करने जैसे अपराधों हेतु इसके तहत दंड निर्धारित किए गए हैं। जब भी केंद्र सरकार को ये लगे कि केंद्रीय परिषद
इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही हैं तब वह जांच आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। भारत का फार्मेसी क्षेत्र देखें तो भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित हैं: जेनेरिक दवाएं, ओवर द काउंटर OTC दवाएं, इसके अलावा थोक दवाएं और टीके, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण भी शामिल हैं। बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स भी इसमें शामिल हैं। भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के लिए सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़े मुद्दे देखें तो भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए चीन पर अधिक निर्भर है। थोक दवाओं या API का आयात करता है। ठीक है, घरेलू रूप से उत्पादित API की बात करें तो घरेलू रूप से उत्पादित API घरेलू से उत्पादित API की उच्च लागत भारत में उत्पादित API चीन की उत्पादित API लागत से 20% महंगा है। ठीक है, API की कीमतों में वृद्धि के कारण देखें तो भारी वृद्धि किस वजह से हो रही है? भारी वृद्धि API कई कारणों से API की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति एक कच्चे तेल के कारण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों और सॉल्वेंट्स की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, तो की स्टार्टिंग मटेरियल्स प्रारंभिक सामग्रियाँ जो है वो, और एक सॉल्वेंट्स की कीमतों में वृद्धि के कारण कच्चे तेल के कारण प्रमुख जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं और सॉल्वेंट्स हैं उनकी कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति, माल ढुलाई की लागत के कारण जो है भारत में API की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा देखें तो R&D पर किए गए खर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किए गए खर्च पर धन बहुत कम रिटर्न प्राप्त होता है। ऐसे फार्मा कंपनियां अपने R&D अधिक निवेश करने के लिए संकोच करती हैं। नकली उत्पाद, नकली दवाएं देखें तो HOSAM के अनुसार भारत में घरेलू दवाओं के बाजार में नकली दवाओं का हिस्सा लगभग 25% है। बौद्धिक संपदा, पेटेंट की सुरक्षा और उसका क्रियान्वयन एक जटिल और महंगी प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा पेटेंट उल्लंघन का खतरा भी एक निरंतर चिंता का विषय है। आगे की राह देखें तो आगे इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इससे पहले हमें डेटा बैंक समझना चाहिए। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर विश्व में 3रे स्थान पर है। भारत वैश्विक वैक्सीन का 60% उत्पादित करता है। डिप्थीरिया, टेटनेस, पर्टुसिस, DPT और बैसिलस कैमलिन BCG, बैसिलस कैलमेट गुएरिन BCG टीकों के मामले में WHO की ज़रूरत के 70% भाग की आपूर्ति भारत करता है। खसरे के टीके के मामले में WHO की ज़रूरत के 90% की आपूर्ति भारत करता है। मात्रा के आधार पर जेनेरिक दवाओं की वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी 20% है। तो खसरे के टीके में भारत WHO की ज़रूरत के 90% की आपूर्ति भारत करता है। खसरे का टीका 90% भारत के यहाँ से जाता है और जेनेरिक दवाओं की 20% आपूर्ति भारत करता है। ठीक है, और देखें तो जैसे डिप्थीरिया, टेटनेस, पर्टुसिस, DPT और इसके अलावा बैसिलस कैलमेट गुएरिन BCG टीकों के मामले में WHO के लिए ज़रूरत 70% भाग की आपूर्ति भारत करता है। यानी कि DPT और BCG की टीके भी 70% भारत बनाते हैं। खसरे का टीका 90% भारत बनाता है और वैश्विक वैक्सीन का 60% भारत बनाता है और जेनेरिक दवाओं का 20% भारत बनाता है। तो ये है भारत का, जैसे मैं बताता हूँ, फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा में विश्व में 3रा स्थान है। ठीक है, विश्व में 3रा स्थान भारत का है। शायद पहला अमेरिका का, दूसरा चाइना का होना चाहिए। अब देखते हैं डिप्थीरिया, टेटनेस, पर्टुसिस, DPT और बैसिलस कैलमेट गुएरिन BCG टीकों की आप पता लगाइएगा, मुझे बताइएगा इसकी किस किस टीके हैं और क्यों लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे की राह के रूप में निर्यात बाजार का विस्तार, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा चीन और जापान जैसे नए भौगोलिक क्षेत्रों में विकास और विस्तार की आवश्यकता है। एक अनुसंधान परिवेश तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए 3 आयामों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी: लक्षित, विनियामक और कर हस्तक्षेप। नैदानिक परीक्षणों को सुव्यवस्थित करना, स्वास्थ्य तकनीक से जुड़े स्टार्टअप्स का समर्थन करना, एक मुख्य शैक्षणिक संस्थान का गठन, वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्षम और अच्छी तरह से वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान नवाचार के लिए चक्र को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। फार्मास्यूटिकल के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन, इस तरह के मंत्रालय को आयुष मंत्रालय और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदम। स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री SPI, स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल उद्योग की निम्नलिखित 3 उप योजनाएँ हैं। एक तो इसमें है सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता। ठीक है, सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता, इसको हम कहते हैं APICF, अपिक्फ।
फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना, जिसको हम कहते हैं पटवास, PTUAS, पटवास। और फार्मास्यूटिकल संवर्धन और विकास योजना को कह देंगे PPDS। ठीक। फार्मा क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन से उत्पादन, प्रोडक्शन से संबद्ध क्या कह देंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड उत्पादन कह देंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन को क्या देंगे, क्या कह सकते हैं, PLI है जो भी है योजना। महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री KSM, ड्रग इंटरमीडिएट्स DI और API को घरेलू विनिर्माण बढ़ावा देने के लिए PLI योजना, फार्मास्यूटिकल के लिए PLI योजना। ये जो है फार्मा क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध यानी PLI से संबंधित योजना में देखें तो एक तो KSM DI और API। ठीक। KSM यानी कि महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री यानी कि की स्टार्टिंग मटेरियल्स, और उसके अलावा देखें तो एक तो है DI यानी कि ड्रग इंटरमीडिएट्स और API के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना है। एक फार्मास्यूटिकल के लिए PLI योजना है। बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देना। इसके अलावा देखें तो गैर योजनाबद्ध हस्तक्षेप इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फार्मा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, जबकि ब्राउन फील्ड योजनाओं के लिए 74% तक FDI की अनुमति है। मेडटेक उद्योग की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है यानी नेशनल मेडिसिन डिवाइसेज प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई है। बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। संक्षिप्त सुर्खियों में हमारी पहली सुर्खी है ऋण तक आसान पहुंच के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। RBI ने ऋण तक पहुंच आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में जाने तो ये एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API और मानकों से युक्त एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म होगा। इससे वित्तीय क्षेत्र के भागीदार प्लग एंड प्ले मॉडल में निर्बाध रूप से आपस में जुड़ सकते हैं। यह आधार eKYC, राज्य सरकारों से भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा, पैन सत्यापन आदि जैसी सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाएगा। इससे RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जिसको हम कहते हैं RBIH द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पायलट परियोजना ऋण क्रेडिट के निम्नलिखित प्रकारों पर केंद्रित है, जैसे प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट। इसके अलावा डेयरी ऋण। इसके अलावा देखें तो MSME ऋण जो संपार्श्विक के बिना होगा। भाग लेने वाले बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण, ये सब जो है इसमें सम्मिलित हैं। लाभ देखें तो ये ग्राहकों को बिना किसी कागजी कार्रवाई की सहायता देकर स्वयं सेवा मोड में घर पर ऋण वितरण के सक्षम बनाता है। इसके अलावा ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्वाह प्रवाह की सुविधा प्रदान करके बाधा रहित ऋण वितरण को सक्षम बनाता है। बेहतर ऋण जोखिम और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन के कारण बैंकों की स्थिति में सुधार होता है। ग्राहक को ऋण वितरण में परिचालन लागत कम हो जाती है। ठीक है। यह पायलट योजना मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनिंदा जिलों में लागू हो रही है। वर्तमान में ऋण मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा सरकार और खाता संगठक अन्य अकाउंट एग्रीगेटर्स जैसे विभिन्न संगठकों के पास रहता है। इसमें नियम आधारित ऋण वितरण में बाधा उत्पन्न होती है। तो खाता संगठक और आवश्यक डेटा सरकार और खाता संगठकों यानी अकाउंट एग्रीगेटर्स के पास रहता है। बात करें अगली खबर की, अगली सुर्खी की, वो है रेलवे की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की रिपोर्ट आई है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG यानी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ने भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें। 2020-21 की तुलना में 21-22 में दौरान जो है रेल यातायात के सकल प्राप्तियों में 37.02% की वृद्धि की गई है।
36.02% की वृद्धि हुई है। रेल की आय में प्रमुख योगदान माल ढुलाई का था। 2021-22 के दौरान रेल में पूंजीगत व्यय में 22.61% की वृद्धि हुई है 21-22 में, ठीक है। पूंजीगत व्यय की सहायता से नई परिसंपत्तियों का सृजन, परिचालन से बाहर हो चुकी परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव और नवीनीकरणीय जैसे कार्य किए जाते हैं। परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशो OR की बात करें तो ये 2020-21 में 97.45% की तुलना में 2021-22 में 107.39% था। उच्चतर परिचालन अनुपात अधिशेष सरप्लस उत्पन्न करने की कम क्षमता को इंगित करता है। दूसरे शब्दों में उच्चतर परिचालन अनुपात की स्थिति में कम लाभ होता है। कुल परिचालन व्यय का लगभग 75.47% हिस्सा स्टाफ लागत, पेंशन भुगतान, रोलिंग स्टॉक के लिए लीज किराए खर्च किए जाता है। यात्री किराए पर क्रॉप सब्सिडी देने के लिए माल ढुलाई से प्राप्त लाभ का उपयोग किया जाता है। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि यानी कि डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए कम प्रावधान किए जाने के कारण परिणाम स्वरूप थ्रो फॉरवर्ड कार्यों में विलंब हुआ है। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि एक वित्तीय उपाय है जो किसी व्यवसाय या संगठन के लिए मूल्य ह्रास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान उपयोग होता है। अधिक पुरानी परिसंपत्तियों के नवीनीकरणीय और बदलाव को थ्रो फॉरवर्ड कहा जाता है। सिफारिशें देखें तो यात्री परिचालन की लागत का गंभीर विश्लेषण करते हुए नुकसान को कम करने हेतु जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। माल ढुलाई से प्राप्त आय को बढ़ाने के लिए माल ढुलाई बास्केट में विविधता लाने हेतु कदम उठाए जा सकते हैं। आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। रेलवे प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अस्वीकृत व्यय प्राथमिकता के आधार पर कैसे नियमित किए जाएं। व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही प्रमुख नियंत्रक अधिकारियों के स्तर पर अधिक जिम्मेदार वर्ग बढ़ावा देने के लिए निवारक प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो वो है महारत्न और नवरत्न श्रेणी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों CPSE को महारत्न और नवरत्न श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। ये CPSEs हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC विदेश लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड पहले एक नवरत्न कंपनी थी, अब इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। ONGC विदेश लिमिटेड पहले एक मिनी रत्न कंपनी थी, अब इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत वाली जो ऑयल इंडिया लिमिटेड थी उसको महारत्न कहा गया है और पुराने वाली जो मिनी रत्न थी उसको अब नवरत्न कहा गया है। CPSE को मुख्य रूप से महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न और CPSE जो है उसमें महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, एक मिनी रत्न, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। लोक उद्यम विभाग संबंधी CPSE के नोडल विभाग देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको पहले तो दर्जा दिखाऊंगा। पात्रता मानदंड के लिए महारत्न के लिए क्या पात्रता मानदंड है, नवरत्न के लिए क्या पात्रता मानदंड है और मिनी रत्न के लिए क्या पात्रता मानदंड है, ध्यान दीजिएगा। महारत्न में पहले से नवरत्न का दर्जा होना चाहिए तो उसे महारत्न का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा महारत्न में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों का औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ रुपये का होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक निवल लाभ जो है वो 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए कर भुगतान के बाद में, ठीक है। विश्व के अन्य देशों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए, फिर उसको महारत्न का दर्जा दिया जाएगा, पहले से नवरत्न वालों को, ठीक है। और बाकी जो क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ पिछले 3 सालों के लिए यहाँ पर देखी जाती हैं। जैसे 3 सालों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़, ठीक है। औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ और निवल जो लाभ है वो 5,000 करोड़ होना चाहिए। नवरत्न का दर्जा किसे मिल जाएगा, जिसे CPSE को मिनी रत्न 1 और अनुसूची 1 में है, ठीक है। पिछले 5 में से 3 वर्षों के लिए उत्कृष्ट बहु अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो तो फिर से जो है नवरत्न का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है, मिनी रत्न से। 6 प्रदर्शन संकेतकों में कुल स्कोर 60 या उससे अधिक का हो तो फिर मिल जाएगा। इन प्रदर्शन संकेतकों में निवल लाभ, नेटवर्थ, सेवाओं की लागत, प्रति शेयर लाभ, EPS, ठीक है, आदि, ठीक है। मिनी रत्न का दर्जा किसे मिलेगा, जिससे मिनी रत्न 1 का दर्जा मिला हुआ है उसे मिनी रत्न का दर्जा मिलेगा। पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो, कर वर्ष लाभ पूर्व 3 वर्षों से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ या उससे अधिक हो, पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति होनी चाहिए। मिनी रत्न 2 का दर्जा पिछले 3 साल लगातार मुनाफा कमाया हो,
पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति होनी चाहिए, सरकार को दे, किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान ब्याज भुगतान में चूक नहीं हुई हो। बजटीय सहायता है, सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं हो। बात करें अगली खबर की तो वो है ऑन शोरिंग द इंडियन इनोवेशंस टू गिफ्ट IFSCA पर रिपोर्ट ऑन शोरिंग इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSC। तो देखिए पहले तो समझते हैं ऑन शोरिंग द इंडियन इनोवेशंस टू गिफ्ट IFSCA पर विशेषज्ञों की समिति यानी कि कमिटी ऑफ एक्सपर्टीज़ ने अपनी विशेष रिपोर्ट सौंपी है और गिफ्ट IFSCA पर रिपोर्ट है। COE यानी कि कमिटी ऑफ एक्सपर्टीज़ का उद्देश्य फिलीपींस के कारणों को समझना और भविष्य में स्टार्टअप्स के अन्य देशों में जाने से रोकने पर सुझाव देना है। फिलीपींस एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए कई भारतीय स्टार्टअप्स को स्वामित्व को सिंगापुर की कंपनियों को हस्तांतरित किया गया है। भारतीय स्टार्टअप के स्वामित्व को जो है सिंगापुर को सौंपा गया है, ये फिलीपींस कहलाती है। ठीक है, समिति ने विदेश चले गए स्टार्टअप्स को अस्त व्यस्त समिति ने विदेश चले गए स्टार्टअप्स को वापस गिफ्ट सिटी में गुजरात में IFFC वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश की हैं। कमेटी ऑफ एक्सपर्टीज़ का गठन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFCSA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश भी है और फार्मास्यूटिकल में भी अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा वाला देश है। ठीक है, एक संस्था को स्टार्टअप माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा कब माना जाएगा, किसी भी संस्था को उसके पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा। साथ ही इस तरह की संस्था को भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2013 के तहत सीमित देयता भागीदारी यानी कि लिमिटेड LLP जिसको हम कहते हैं LLP अधिनियम 2008 के तहत LLP के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, जिसको हम सीमित देयता भागीदारी कहते हैं। ठीक है, भारतीय स्टार्टअप के विकास के संचालक देखें तो उपभोग संचालित विकास क्रय शक्ति के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है क्रय शक्ति के मामले में। इसके अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद के उपभोग व्यय की हिस्सेदारी 70% है। भारत में उच्च कौशल वाली तकनीक प्रतिभा मौजूद हैं। फिलीपींस के कारण देखें तो अन्य देशों में बेहतर विनियामक परिवेश मौजूद हैं, इस वजह से इसके अलावा स्टार्टअप की बेहतर वैल्यूएशन की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा विदेश पूंजी बाजार तक पहुंच प्राप्त होती हैं। भारत पर प्रभाव उद्यमी प्रतिभा का पलायन, भारत पर प्रभाव देखें तो उद्यमी प्रतिभा का पलायन हो जाता है। तो इसके अलावा भारत की जगह विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के मूल्य में सृजन होता है। भारत को कर राजस्व की हानि होती है, भारत पर प्रभाव ये पड़ते हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर नज़र डालें तो पेटेंट और ट्रेडमार्क देने में देरी के लिए समीक्षा समिति गठित की जानी चाहिए। गिफ्ट IFSC में स्टार्टअप्स की लिस्टिंग के लिए लागू शर्तों में से छूट प्रदान की जानी चाहिए। विवाद समाधान के लिए विशेष अदालत मध्यस्थता निकाय का गठन किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि। मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि, हमारी अगली खबर। रेट हाइक टू कर्ब इन्फ्लेशन। वित्त मंत्री के अनुसार मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, बल्कि ये रिकवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वित्त मंत्री के अनुसार मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, बल्कि ये रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के तहत अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दर को बढ़ाकर या घटाकर मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्याज दरों में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है और उससे मुद्रास्फीति में भी गिरावट आती है। ठीक है, ब्याज दरों में कमी से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, ब्याज दरों में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है और ब्याज दरों में कमी से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, इससे मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी होती है। तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। तो ब्याज दरें कम रखने से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी और इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। खुदरा मुद्रास्फीति को 2 से 6% के दायरे में रखने का पूर्णतया भारतीय रिजर्व बैंक का रखने का काम पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक का है, RBI का है। हालांकि RBI की सख्त मौद्रिक नीति के बावजूद भी खुदरा मुद्रास्फीति 7.4% से अधिक हो गई है।
यदि मौद्रिक नीति को और सख्त किया जाता है तो इससे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिरावट आ सकती है और बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की असमर्थता के कारण क्या है? कारण है एक तो आपूर्ति मांग में अप्रत्याशित और अकाल्पनिक असंतुलन आरबीआई की मौद्रिक दायरे से बाहर हैं। वाइड फ्लाइट डिजीज और असमान मानसून वितरण जैसे घरेलू कारकों ने सब्जियों की कीमतों को बढ़ाया है। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा पैदा हुई है। इससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इस स्थिति में सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में राजकोषीय उपायों का उपयोग कर सकती हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं। बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना, जैसे टमाटर और प्याज को सब्सिडीकृत दरों में बेचना, बाजार में गेहूं और चीनी का स्टॉक जारी करना आदि। पेट्रोल और डीजल पर कर को कम करना। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य, अगली खबर है गोल्डीलॉक्स परिदृश्य, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो किसी अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स सिनेरियो एक ऐसी आदर्श स्थिति का सूचक है जिसमें समृद्धि पर स्थिर गति यानी कि स्टेडी ग्रोथ से बढ़ती हैं। इसमें आर्थिक समृद्धि स्टेडी ग्रोथ दर न तो इतनी उच्च होती हैं और न मुद्रास्फीति में वृद्धि कर सके और न इतनी कम होती हैं कि जो स्लो डाउन आर्थिक सुस्ती का कारण बने। ठीक है, गोल्डीलॉक्स परिदृश्य ऐसी आदर्श स्थिति का सूचक है। ठीक है, स्टेडी ग्रोथ जिसको कहते हैं हम। इसमें आर्थिक समृद्धि दर न तो ऊंची होती है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि कर दे, आर्थिक समृद्धि दर न इतनी ऊंची होती है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि कर दे और न इतनी कम होती है कि स्लो डाउन यानी आर्थिक सुस्ती का कारण बने। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं जैसे बेरोजगारी की निम्न दर होती हैं, स्थिर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी समृद्धि दर होती है, स्थिर होती है। ठीक है, जीडीपी समृद्धि दर। इसके अलावा देखें अपेक्षाकृत कम खुदरा मुद्रास्फीति और निम्न ब्याज दरें होती हैं। गोल्डीलॉक्स चरण आमतौर पर अस्थायी प्रकृति का होता है। इससे अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल आगतों के बाद रिकवरी और समृद्धि की अवधि के दौरान देखा जाता है। अगली खबर है यूडीजीएएम यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल। यूडीजीएएम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आरबीआई ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल यूडीजीएएम लॉन्च किया है। उद्देश्य ये बैंक ग्राहकों को एक स्थान पर अलग अलग बैंकों में अपनी दावा नहीं की गई अनक्लेम्ड जमा राशि का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। ये दावा नहीं की गई राशि ऐसे बचत चालू खातों में शेष राशि जो 10 वर्षों से संचालन में नहीं है, ये परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं की गई सावधि जमा की राशि हैं। यह पोर्टल अपने ग्राहकों को कुशलता पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रगति का उपयोग करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। अगली खबर की बात करें तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के लिए संशोधित समय सीमा, रिवाइज्ड टाइमलाइन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने कंपनियों की आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की लिस्टिंग की समय सीमा 6 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी हैं। इसे T+6 की जगह T+3 कर दिया गया है। आईपीओ का तात्पर्य जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, इसका अर्थ है प्राथमिक बाजार से जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री से हैं। प्राथमिक बाजार से जनता को प्रतिभूति कितनी बिक्री हुई है वो ये कंपनियों के लिए धन जुटाने के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। सेबी का नया कदम आईपीओ जारीकर्ता यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि प्राथमिक बाजार से जनता को जो है प्रतिभूतियों की बिक्री जो कंपनी को लाभ पहुंचाने की बात है, कंपनियों को धन जुटाने में सहयोग करती हैं। सेबी का नया कदम आईपीओ जारीकर्ताओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, साथ ही कंपनियों को पूंजी और तरलता अधिक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। संशोधित T+3 की अवधि समय सीमा 1 दिसंबर 2023 से अनिवार्य हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं उचित और लाभकारी मूल्य। उचित और लाभकारी मूल्य फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जिसको FRP कहते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य जो होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, वित्त मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिल्स को पिछले गन्ना मूल्य भुगतान का दावा करने में सक्षम बनाने वाले नियम अधिसूचित किए हैं। अधिसूचना में किसानों को 2015-16 से पहले के केंद्र के उचित लाभकारी मूल्य FRP के अधिक का भुगतान करने की बात कही है। इसका व्यावसायिक व्यय के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। यह आयकर अधिनियम की धारा 155 में संशोधन करके किया गया है। इस कदम से चीनी मिलों का लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत की मिलने की उम्मीद है। ठीक है,
अब तक सहकारी समितियों को 2016-17 का आकलन वर्ष से किए गए भुगतान के लिए व्यावसायिक रूप से इस तरह के दावा करने की अनुमति थी। एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य जो हैं वह न्यूनतम मूल्य हैं जिसका मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है। ठीक है, गन्ना किसानों द्वारा मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करना अनिवार्य एफआरपी वाला मूल्य होता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा शासित होता है। इसकी घोषणा उत्पादन लागत के आधार पर कृषि और विशेष कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर की जाती हैं। सहकारी मिलें आमतौर पर किसानों को अंतिम गन्ना मूल्य का भुगतान करती हैं। ये केंद्र के एफआरपी से अधिक होता है। ऐसा राज्य परामर्शी मूल्य यानी आमतौर पर एफआरपी से अधिक और किसान संघों की मांग के कारण किया जाता है। ठीक है, एफआरपी से संबंधित मूल्य देखें तो गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत मिलों को 14 दिनों के भीतर मूल एफआरपी का भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें प्रति वर्ष 15% की दर से ब्याज देना होगा। इसके अलावा देखें तो चीनी आयुक्तों यानी शुगर कमिश्नर्स जो हैं को दोषी मिलों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार है चीनी आयुक्तों को। ठीक है, इसके अलावा एफआरपी तय करने में मिलों की कोई भूमिका नहीं होती है। ये सब इससे जुड़े मुद्दे हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं, वो है ऑनलाइन विज्ञापन का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन विज्ञापनों के विनियमन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय INB को प्रशासनिक प्राधिकार सौंपा है। इसके लिए कार्य आवंटन यानी कि अलोकेशन ऑफ बिजनेस AOB नियम 1961 में संशोधन किया गया है। पहले से ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन विज्ञापन नजर रख रहा था। मंत्रालय ने 2022 में सर्कुलर जारी कर टीवी चैनलों के साथ OTT प्लेटफॉर्म्स को सट्टेबाजी और जुए वाली कंपनियों के विज्ञापनों का प्रचार न करने की सलाह दी थी। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट और विज्ञापनों के विनियमन का मुख्य रूप से MeitY द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2013 के तहत किया जाता था। ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन अगली बात करें तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS क्या है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS को रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास किए हैं। तो अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए रेलवे से जुड़ी योजना ये लंबी अवधि के लिए मास्टर प्लानिंग पर आधारित है। साथ ही मास्टर प्लानिंग का कार्यान्वयन रेलवे स्टेशनों की जरूरतों के अनुसार होगा। स्टेशन के चारों ओर केंद्रित समग्र शहरी विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर सिटी सेंटर को विकसित किया जाएगा। स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा की गई पहलें ट्रेन का आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से विकसित वंदे भारत रेलगाड़ियाँ, विस्टा डोम कोच, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट कोच, मालगाड़ियों की गति में वृद्धि जैसी पहलों से रेलगाड़ियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणाली, इसमें ट्रैकिंग के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS, लिंक, हाफमैन बुश LHB कोच और स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसी नई विशेषताएं शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC की स्थापना, सभी रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करके 2030 तक रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जक संस्था बनाना जैसी पहलों से लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। अन्य पहलें देखें तो ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया जाएगा। स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एक स्टेशन एक उत्पाद एक योजना शुरू की जाएगी आदि। रुकी हुई आवास योजनाएं, सेटल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स
रुकी हुई आवास परियोजनाओं पर गठित समिति ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति का गठन केंद्रीय सलाहकार परिषद CAC की सिफारिश पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया। रुकी हुई आवास परियोजनाएं, ठीक है। CAC यानी केंद्रीय सलाहकार परिषद, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिश पर MOU ने ये रुकी हुई योजनाओं का जो है इस पर जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है से शहरी और आवासन कार्य मंत्रालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रुकी आवास परियोजनाओं पर गठित समिति ने जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। CAC का गठन जो है, केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो है, काउंसिल का गठन जो है रियल एस्टेट यानी कि विनिमय और विकास अधिनियम 2016 रेरा 2016 के तहत किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्री होता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे, उससे पहले हमें रियल एस्टेट विनियमन विकास अधिनियम 2016 को समझना चाहिए। देखिए, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की स्थापना करना है। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, रियल एस्टेट क्या होता है? ये कानून बेईमान बिल्डर्स द्वारा आवास पर उपलब्ध कराने में देरी और धोखाधड़ी की स्थिति में उपभोक्ता को सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करता है। उन सभी परियोजनाओं को जो 500 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर विकसित की जा रही हैं या जिनके तहत बनाए जाने वाले अपार्टमेंट की संख्या 8 से अधिक हैं, उन्हें संबंधित राज्य में रेरा में पंजीकृत किया जाना चाहिए। रेरा रियल एस्टेट परियोजनाओं को विनियमित करने के लिए प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक, दंडात्मक, विनियामक और अनुपालन संबंधी कार्य करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नजर डालेंगे तो लगभग 4.12 लाख आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं, जिनका मूल्य 4.08 लाख करोड़ है। इनमें से 44% इकाइयाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित हैं। परियोजनाओं के अवरुद्ध होने का मुख्य कारण वित्तीय व्यवहार्यता की कमी है। इसकी वजह से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है और इनके पूरा होने में देरी होती है। परियोजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण संभव हो सकेगा और आर्थिक समृद्धि को भी गति मिलेगी। रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें देखें। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर नज़र डालें तो पहले रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा के तहत अनिवार्य पंजीकरण या हाउसिंग डेवलपर्स को उनके कार्यों और घर खरीदारों के साथ किए गए वादों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए जरूरी हैं। पुनर्सुधार पैकेज देखें तो रुकी हुई परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्सुधार पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए। रुकी हुई परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही किफ़ायती और मध्यवर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो स्वामी SWAMIH कोष का उपयोग किया जाना चाहिए। किफ़ायती और मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो कोष है तो इसको हम स्वामी कह रहे हैं। स्वामी का उपयोग किया जाना चाहिए। रुकी हुई परियोजनाओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? सभी हितधारकों, डेवलपर्स, फाइनेंसर्स, भूमि प्राधिकरण आदि को हेयर कट की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हेयर कट के तहत किसी लेनदार को जितना बकाया अपेक्षित धन प्राप्त करना होता है वह उससे कम धन प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है। वित्त पोषण आकर्षित करने के लिए परियोजनाओं की आंतरिक दर में सुधार करना चाहिए। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता जैसी न्यायिक कार्रवाई को केवल अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए। अगले खबर की बात करें तो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता 2022, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता यानी इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 ISCAC का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जाता है। ISCAC उन शहरों, परियोजनाओं और नवीन विचारों को मान्यता देता है तथा पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में संधारणीय विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही समावेशी, न्यायसंगत, स्वस्थ और सहयोगी शहरों के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ISCAC यानी कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट साथ ही समावेशी, न्यायसंगत और स्वस्थ और सहयोगी शहरों के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ISCAC 2018-19-20 के 3 संस्करण हो चुके हैं। शीर्ष 3 स्मार्ट सिटीज़ में इंदौर, सूरत और आगरा आते हैं। इंदौर, सूरत, आगरा। शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान है। ठीक है।
और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, ठीक है। 3 सिटीज़ में इंदौर, सूरत, आगरा। स्टेट में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे राजस्थान का नाम आता है, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार जीतने में मामले में। बात करें इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड अगली खबर की, तो इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड क्या है? इंश्योरेंस यानी बीमा, इसको क्या कह देंगे फुल हिंदी में, तो ध्यान दीजिएगा, बीमा गारंटी बॉन्ड कह सकते हैं इसको। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NHAI अनुबंधों के लिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड पर हितधारकों के साथ चर्चा की। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड के बारे में जाने तो एक त्रिपक्षीय अनुबंध हैं। एक में एक पक्ष जमानतकर्ता श्योरिटी के और दूसरे पक्ष प्रिंसिपल के प्रदर्शन या दायित्वों, तीसरे पक्ष में ऑब्लिजी की गारंटी देता है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ मूलधन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स ISB को बैंक गारंटी के बदले लाया जाता है। इसे अप्रैल 2022 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने अनुमति प्रदान की थी। रेल समुद्र रेल परिवहन अगली खबर, रेल समुद्र रेल परिवहन क्या है ध्यान दीजिएगा। तो रेल समुद्र रेल परिवहन, रेल सी रेल ट्रांसपोर्टेशन, कोयला मंत्रालय, रेल समुद्र रेल RSR परियोजना को बढ़ावा दे रहा है। RSR कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली है जो कोयले को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक निर्बाध रूप से पहुंचाएगी। अगले 7 वर्षों में खनन को दोगुना करके कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता है। वर्तमान में देश में कोयला निकालने के लिए रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 55% है। इस हिस्सेदारी को वित्त वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोयले को परिवहन में समस्याएं देखें तो रेलवे की प्रबंधन क्षमता कम है, लोडिंग और अनलोडिंग संबंधी बुनियादी ढांचे का सही विकास नहीं हुआ है, माल डिब्बों की संख्या पर्याप्त नहीं है, संख्या या सड़क या रेल नेटवर्क पर यातायात का दबाव रहता है। RSR यानी कि रेल सी रेल प्रणाली की लाभ देखें। प्रणाली रेल मार्गों पर भीड़ भाड़ को कम करेगी, इससे निर्यात को अवसर पैदा होंगे, अंतिम उपयोगकर्ता राज्यों के लिए लॉजिस्टिक लागत कम करेगी, लचीली कुशल आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगी, कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी। कोयले के परिवहन के लिए शुरू की गई पहले 885 मीट्रिक टन क्षमता वाली 66 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी FMC परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 67 कितनी 800 मीट्रिक टन क्षमता वाली, ठीक है, कोयले के परिवहन में शुरू की गई पहले एक तो ये 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं। कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना का मसौदा प्रस्तुत किया है। भारत में कोयले का देखें, भारत में अनुमानित कोयला भंडार जो है कितने मिलियन टन है, ये कई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,61,411 मीट्रिक टन है। इससे अधिकतर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित हैं। उपभोग केंद्र देखें तो कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कोयला उत्पादन केंद्रों के निकट अवस्थित हैं और अन्य कोयला संचालित उद्योग उत्तरी या तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। अगली खबर की बात करें तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना क्या है ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने प्रायोगिक आधार पर 1 सितंबर 2023 से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। यह एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना है। इसका उद्देश्य आम जनता को अपना बिल मांगने के अधिकार और हक के प्रति जागरूक करना है। इस प्रकार उसमें सांस्कृतिक व व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। प्रमुख विशेषताएं देखें इसमें GST इनवॉइस अपलोड करने पर लोगों को 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी B2C यानी व्यवसाय से उपभोक्ता इनवॉइस यानी बिजनेस टू कंज्यूमर इनवॉइस योजना के लिए पात्र होंगे। अब पात्रता के लिए इनवॉइस पर न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल। हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल, जिसको हम क्या कहते हैं, पुशअप पोर्टल। पुशअप यानी कि PUSHP पुशअप पोर्टल जो है पुष्प पोर्टल है वास्तव में। पुष्प केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पुष्प पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सीजन में पीक डिमांड के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स जो हैं ब्लॉक टाइम दिन महीने के आधार पोर्टल पर अधिशेष विद्युत के आंकड़े दर्शा सकेंगी।
जिन डिस्कॉम्स को बिजली की ज़रूरत है वे अधिशेष बिजली की मांग कर सकेंगे। इससे डिस्कॉम्स पर फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ कम होगा और उपलब्ध उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है एक प्रकार का व्यय जो बिक्री या उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर या घटने पर नहीं बदलता है। अगली खबर है नमो 108 कमल क्या है, ध्यान दें। नमो 108 कमल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने नमो 108 नाम से कमल की एक किस्म का अनावरण किया है। इसे CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट्स एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की 1 वीक 1 लैब OWOL पहल के तहत प्रस्तुत किया गया है। OWOL 1 वीक 1 लैब के तहत प्रयोगशाला एक सप्ताह में अपने इतिहास और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगी। कमल की इस किस्म की खोज कई साल पहले मणिपुर में की गई थी। ये पहल भारत में कमल की एक ऐसी किस्म है जिसमें जीनोम अनुक्रमण किया गया है। देश के अन्य हिस्सों में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी मिशन के तहत लोटस मिशन शुरू किया गया है। भगवा अनार अगली खबर है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन NPPO के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका को भगवा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात में मदद की है। भगवा केसरिया रंग में अनार के बारे में इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है और ये सुपर फ्रूट की विशेषताओं से युक्त है। महाराष्ट्र का सोलापुर भारत से अनार निर्यात में लगभग 50% से अधिक का योगदान करता है। एपीडा जो हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, वो राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन NPPO नेशनल प्लांट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन इनके सहयोग से NPPO ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भगवा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट को निर्यात की हैं। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। यह कृषि जिन्सों के लिए शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन NPPO की बात करें तो ये वनस्पति संरक्षण संगरोध और संग्रह निदेशालय DPPQS भारत का एक NPPO है। ये कृषि जिन्सों के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी संबंधी सभी जिम्मेदारियां निभाता है। इस प्रकार हमने ये खबर पूरी की। अब सुरक्षा सिक्योरिटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।